Okay, please. Example is design the interior long beam. Is some kind of building and we have to design an interior long beam. That is its designation, its name is given as B2 in the diagram next page. Of an office building, slab thickness is 160 mm, slab thickness is 150 mm, floor finish is 75 mm of brick blast and 50 mm of PCC. This is the composition of the floor. The beam B2 supports a 228 mm thick wall. उसके ऊपर एक wall भी है 3 meter height. Thickness is 228 mm and height is 3 mm. Use C20 concrete. C20 concrete means compressive strength FC prime is 20 megapascal at 28 day. C20 means 28 days compressive strength is 20 megapascal. ये ना बाद में कैसा FC prime तो नहीं है. And grade 420 steel. Yield strength is 420. FY is 420. Take B is equal to 300 mm. B जो है restricted है 300 mm. ये तीन options दिए गए हैं, इनको डिजाइन करना. First है depth obtained with maximum steel ratio. Even if it violates the depth or deflection control. हमने एक दरमियान में डेप्थ का जब पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था कि वो जो है उस मिनिमम डेप्थ से ज़्यादा होनी चाहिए whatever. अब ये कह रहा है कि आप उसको केयर नहीं करें, चाहे उसको वायोलेट कर दें, डजेंट मैटर, यू मेक ए डिज़ाइन. इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस, बट इन रियल ऐसा नहीं होता. इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस. आप उसका चेक नहीं अप्लाई करें, आप जस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं. सेकंड केस है आपको हाइट रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है, इसी हाइट के अंदर रह के आपने बीम डिज़ाइन करना. थर्ड केस जो है अब उसमें हाइट भी दी गई है लेकिन उसके साथ में ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है. ठीक है. अब ये तीन डिफरेंट केसेस हैं. अब पहला केस है सिंपल, हमने कोई भी हाइट है उसके लिए डिज़ाइन करना. अब ये डायग्राम पहले उसकी देख लें. अब ये एक पैनल है, स्लैब है, ये सारे आपके पास these are columns, these are beams. This B1 is exterior beam, B2 is internal beam, and we have to design this beam. This B1 is again external beam, and these are the also external beam, long beam and this short beam. B2 is short beam, internal short beam. Sorry. The given data and its dimension is here. It is 8 mm. See, it's 8 mm, and here it is 3 spans at 5 mm. 3 at 5 mm mean there are 3 spans. Each span is 5 mm. 5 meters, sorry, not mm. Clear this dimension? Yes, sir. IY is LY, sorry, is 8 m and LX is 5 m. Then FC prime is 20 megapascal, Fy is 420. Width of beam is 300 mm. The width of beam B is restricted 300 mm. The slab thickness 160 mm. Floor brick blast 160 mm. Sorry, it's something mistake here. It's not 160. It is something else. 75 I think. Floor finish is 50 mm. ये जो फ्लोर ब्रिक फ्रॉस्ट है आई थिंक ये 160 mm नहीं है, 75 है शायद. क्वेश्चन में पीछे देख लीजिए. 75 mm, ये बाय मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर रहे हैं आप. अब इसके बाद द फर्स्ट स्टेप डिज़ाइन मेथड इज लोड कैलकुलेशंस. लोड एक्टिंग ऑन द बीम. सो अब लोड कैसे कैलकुलेट करने हैं? रिवाइंड द प्रीवियस लेक्चर, द लास्ट स्लाइड, वी कैलकुलेट द लोड्स. First of all, slab load. Slab thickness is 160. All right. We convert 160 mm. We divide it by 1000 to convert into meters. Then 24
इज द अदर वन क्या था वो, क्या इसका स्पेसिफिक वेट था, क्या था वो, मीन्स द सेम वे ब्रिक ब्लास्ट के लिए भी हमने फाइंड किया, फिर उसके बाद फ्लोर फिनिश एंड टोटल डेड लोड। सर मल्टीप्लाई होना चाहिए। सर ये मल्टीप्लाई होना चाहिए मल्टीप्लाई ये सॉरी, ये मल्टीप्लाई है, सॉरी दिस इज मल्टीप्लाइड, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज मल्टीप्लाई। स्पेसिफिक वेट्स दीज आर मल्टीप्लाइज। ये प्लीज करेक्शन कर लें जरा। is multiplied by the specific weights, so we get total dead load. This is the total dead load. And for office building, we take this 250 kilograms per meter square as the live load. For office buildings, we normally take this value. Dead load की वैल्यू कहाँ से आई है? मैं बता रहा हूँ, ऑफिस बिल्डिंग के लिए हम ये वैल्यू लेते हैं जी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स डिफरेंट देयर यूजेज के लिहाज से वैल्यूज डिफाइन है, आप उतना लाइव लोड ले लेते हैं। जो एक्सपेक्टेड लोड होता है कि इसके ऊपर कितने लोग आएंगे, क्या होगा, उस केसेस में एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब लाइव लोड इतना लेते हैं, अब टोटल फैक्टर्ड लोड फाइंड करना है। दैट इज, अब इसमें कौन कौन से लोड अप्लाई हो रहे हैं? डेड लोड एंड लाइव लोड। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ लोड, डेड लोड एंड लाइव लोड। सो द रिलेशन वी यूज फैक्टर्ड लोड 1.2 times of D plus 1.6 times of live load. Ultimately we get this value. Then बाई फैक्टर्ड लोड, जब शुरू में लोड कम्बिनेशन हमने पढ़े थे उसी में मैंने बताया था कि इस डिज़ाइन मेथड में, स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में, वी अप्लाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन द लोड्स, नॉट ऑन द मटेरियल्स। Then wall load, 1 minute please. Then wall load, the formula is given in the again the last slide. We have to multiply it by thickness and the height. The same formula we are using, multiplied by specific weight, thickness and height, we get the total wall load. And the factored wall load is dead load, actually 1.4. It would be 1.2 times of dead load. It's dead load. Next is self weight of the slab. Self weight of the beam. Sorry. Ab self weight 20 is RCC slab. Beam is RCC, so its self weight would be 2500 into 300 by 1300 mm, convert into meters, into 8 by 12. This 8 by 12 is depth, assumed depth L by 12 criteria. हम एक depth assume करते हैं, that is L by 12. जिस तरह beam की depth assume करने का फार्मूला था L by 20 to L by 15, इसी तरीके से बीम की जो इनिशियल डेप्थ अज्यूम करते हैं, दैट इज L by 12. So it is that one, 8 by 12. And 9.8 into that one is to convert the kilograms into newtons. Yes. Alright, to convert the kilograms into kilonewton, so that is 9.8 over 1000. So we get this factored load for the self weight. No, this is the total weights acting on this on the beam. Then the slab width. Sorry, आपका क्वेश्चन जी। सर डेड लोड को सारे वेट को हमने ऐड किया और सर नीचे लाइव लोड को सिर्फ ग्लास एंड फ्लोर फिनिशिंग को ऐड करके जी, वो नहीं है लाइव लोड, उसको ऐड करके नहीं है। लाइव लोड है बिल्डिंग की यूसेज के लिहाज से उसके लिए डिफाइन किया जाता है। इस काइंड ऑफ बिल्डिंग के लिए कितना लोड यूज करेंगे, ऑफिस बिल्डिंग के लिए हो सकती है जी। बीम की डेप्थ इसका डेप्थ जी। अब हमने ये चेक करना है कि इंटरनल लॉन्ग बीम के ऊपर स्लैब कितनी सपोर्ट हो रही है। ये हमने सिर्फ पहले लोड कैलकुलेट किया, अब हमने ये फाइंड करना है कितनी स्लैब जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वो वही आपको ये डायग्राम याद होगी, डायग्राम याद है,
अब मुश्किल तो नहीं है कि इसमें कितना होगा, फार्मूला भी आपके पास पता होगा, यही फार्मूला था, वही फार्मूला देखो जब दोबारा गो टू दैट पेज, ये वही फार्मूला वहाँ पे सारा ड्राइव किया हुआ था हमने, ये वही फार्मूला इक्विवेलेंट विड्थ का दोबारा फार्मूला इसमें यूज़ किया। इसमें आर क्या होता है, एल वाई क्या नाम है, आई एक्स ओवर एल एक्स ओवर एल वाई होता है 5/8, ये उसी जो पेजेस हैं उनके ऊपर आर की लिखी हुई वैल्यू क्या होती है, ये फार्मूला भी वही फार्मूला वहीं से कॉपी किया हुआ है, कॉपी पेस्ट है सारा। ऑलराइट, सो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू पुट करके हमने इसका क्या नाम है इक्विवेलेंट विड्थ फाइंड कर लिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है कि इक्विवेलेंट विड्थ। अब इक्विवेलेंट विड्थ के बाद फैक्टर्ड स्लैब लोड ऑन बीम, फैक्टर्ड स्लैब लोड जब बीम के ऊपर वो कितना होगा, विड्थ ऑफ स्लैब इनटू स्लैब लोड पर यूनिट एरिया। अब बीम जो है वो कितनी स्लैब को सपोर्ट कर रहा है और उस स्लैब का पर यूनिट एरिया जो है वो कितना लोड है। अब वो जो है स्लैब कितनी सपोर्ट हो रही है 4.78 मीटर, इतनी विड्थ जो है वो बीम जो है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो स्लैब लोड पर यूनिट एरिया 54.49 किलो न्यूटन मीटर जो पिछले स्लाइड में फाइंड किया। ऑलराइट, कि इतना लोड पर यूनिट एरिया स्लैब का है। अब टोटल विड्थ जो है वो कितनी बीम के ऊपर आ रही है, अब ये वाला सारा लोड जो होगा बीम के ऊपर आ रहा है। क्लियर, कंफ्यूजन। अब टोटल फैक्टर्ड लोड क्या हो रहेगा, 54.59 ये वाला हो गया, 15.59 वाल का लोड हो गया, जो 5.65 है उसका सेल्फ वेट आई थी, एग्जैक्टली जो 15.59 आया है 54.59 ये था वो लोड है जो स्लैब का बीम सपोर्ट कर रहा है, प्लस 15.54 इज द लोड ऑफ फैक्टर्ड लोड ऑफ द वॉल, प्लस 5.65 is the self weight of the beam. कौन सा 15. ये था जनाब 11.39 किलो टोटल फैक्टर्ड लोड ऑफ स्लैब। Look at the slide please. 11.39 kilonewton per meter is the factored load of the slab. Then 15.54 kilonewton per meter is the wall load. Wall resting on the beam. It is load of the back wall. Then the self weight of the beam is 5.65. Note down these three loads. Here we need to find the slab width supported on the beam, that is 4.78 meter. Now to find out the total load of the slab, 4.78 into 11.39 from the previous slide. Got it now? Then total comes to be 54.49 kilonewton per meter. Now the total factored load, this was the slab load. Now the total factored load is 50.49 from here, this one. Then 15.54 is the wall load supported on the beam. 5.65 is the load self weight of the beam. So this is a total total load. Now to find out the factored bending moment, simply that I show you, you don't need to go in detail, shear force and bending moment diagram, all these things. You just find out this one, WL square by 8. पानी से मिलकर नॉइज काफी है यार। क्या चीज? पानी का इस्तेमाल कम करूँ, मजा आ रहा है। मैं रमजान में फैसला किया घर नहीं जाना, यहीं पे रहना है, घर बहुत गर्मी होती है। वालों के लिए मसला नहीं, 10 वालों के लिए मसला है।
Okay ji, factor bending moment, clear this formula? Now the D minimum, remind that formula, D minimum, the step D minimum you find here. Actually, if you notice on, we are moving step one step. Step one, first we calculate all the loads acting on the beam. Step two, we determine the moment. Step three, we find the minimum depth. The step four is to find the, this is the minimum effective depth. The next is raw minimum. रॉ मिनिमम. अब रॉ मिनिमम किसी ने कहा था कैसे फाइंड करनी है. अब इसमें एफ वाई बताया गया था, कौन सा ग्रेड स्टील यूज कर रहे हैं, 420 का बताया गया था. इसका रॉ मिनिमम आप पूछें शायद. रॉ मिनिमम 1.4 ओवर एफ वाई. यहाँ से अपने रॉ मिनिमम फाइंड किया. अब ये थी बेसिक था सारा क्वेश्चन का. अब जो है डिफरेंट केसेस आ रहे हैं. ये था क्वेश्चन की बेसिक थी, जो बेसिक चीज़ें जो हमें यूज होनी आगे वो सारी फाइंड की. अब है पार्ट वन. अब पार्ट वन में ये था, अब हमने जो डेप्थ लेनी है, हमें डेप्थ फाइंड करनी है. डजेंट मैटर कि वो जो है उसको क्वालिफाई करता है कि नहीं, स्ट्रेंथ और डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को नहीं. जस्ट फाइंड द डेप्थ. चेक करने की जरूरत नहीं है. द मिनिमम डेप्थ विल बी obtained by using permissible steel ratio. However, this will be equal to the already calculated minimum depth. मिनिमम डेप्थ हमने फाइंड की हुई है. अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं. रो मैक्सिमम जो है, अब रो मैक्सिमम इज 0.375 into 0.85 टाइम्स ऑफ बीटा 1 एफ सी प्राइम ओवर एफ वाई. अब ये फार्मूला कहाँ से है? ये बात सॉरी, एक लेक्चर स्टार्ट में टेबल में ऐड किया. उस टेबल जो समराइज टेबल था उस टेबल उसमें, लेकिन उसमें 0.375 नहीं, उसमें 0.3/8 या 7/8 समथिंग इस तरीके से कुछ जो भी वैल्यू उसमें. ये रॉ मैक्सिमम की वैल्यू जो आप कह रहे थे कैसे फाइंड करना है. ठीक है, रॉ मिनिमम रॉ मैक्सिमम. देन अब हम इसमें एम यू फाइंड करते हैं. अल्टीमेट मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है 5 बी डी स्क्वायर इंटू एफ वाई दिस वन. ये भी वहीं से, उसमें एम यू उसमें नहीं है ये फार्मूला, उसमें ये फार्मूला नहीं है. अब इसके बाद यहाँ से हमने डी स्क्वायर फाइंड करना है. यहाँ से अब हम डिज़ाइन प्रोसीड कर रहे हैं. यहाँ से हम डी स्क्वायर फाइंड किया इसी फार्मूला से. यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 702 mm. अब जब एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है, जो इस केस के लिए, इस डेप्थ के लिए, अगर हम ये वाली डेप्थ यूज़ करें इस स्टील के लिए, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होगा रो इंटू बी डी. अब रो जो है हमने रो मैक्सिमम यूज़ की है, मैक्सिमम परमिसिबल जो स्टील वैल्यू है हमने वो यूज़ की है. अब उसको यूज़ करते हुए और जो ये वाली डेप्थ फाइंड की है इसको यूज़ करते हुए हमने एरिया ऑफ स्टील फाइंड किया है. अब ये टोटल एरिया ऑफ स्टील जो है इस केस के लिए, जो पहला केस था, अब इसमें हमने चेक अप्लाई नहीं किया कि उसकी डेप्थ क्या है, कितनी आ रही है. उसके साथ जो जिस तरह रिकमेंड किया गया था उसके साथ कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल या जो है क्या नाम है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया था, उसका कोई कंपैरिजन हमने नहीं किया. द पर्पज द थिंग इज कि हमें जो केस वन में उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, डोंट केयर ऑफ दिस वन, यू जस्ट गो ऑन. द सेम इज हियर, वी जस्ट फिनिश एंड अल्टीमेटली फाइंड द स्टील एरिया. The next step to steel area comes on detailing. The next step after steel area comes on detailing and bar bending schedule. So here is the detailing area of steel. Actually, it is directly here. Find out the number of bars, how to determine the number of bars and all these things. किस तरह से, मेरे पास ये बुक नहीं थी और अभी से 6 चक्कर सुबह से मरवा चुका था ये बुक लेने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर सारे टेबल हैं, नहीं तो मैं टेबल ऐड करता. अब इस चीज़ को, ये जो आखिरी 3-4 स्टेप्स थे सबसे, स्टील एरिया फाइंड करने के लिए, उनकी स्पेसिंग फाइंड करने के लिए, उनके लिए टेबल यूज़ करने. अभी मैं ये स्कैन डाल के टेबल दूंगा, फिर आपको जो है ना वो चीज़ और वीडियो वो इसी बुक में टेबल है पीछे सारे के सारे. जो एक जो मैंने 4 मेथड बताए हैं, फार्मूला यूज़ करना, डिज़ाइन टेबल, डिज़ाइन कर्व वगैरह, वो मुझे मेरे लिए काम है, मुझे मेरे लिए ये बुक मेरे पास थी, इससे मैं लेक्चर नहीं बना सकता, उसमें ये चीज़ ऐड नहीं कर सकता. तो ये चीज़ जो है यार बड़ा मशवरा दिया इसने यार, कहता है नेट से डाउनलोड कर लेना. यार स्क्रीन जाना सी यार, ये नेशनल असेंबली नहीं है. ओके जी प्लीज. अब ये जो है कि एरिया ऑफ स्टील के बाद, अब जिस तरह आप ये डायग्राम देख लें, इसमें एरिया ऑफ स्टील के बाद नंबर ऑफ बार्स फाइंड की हैं, कितनी नंबर ऑफ बार्स यूज़ करनी है, कौन से डायमीटर यूज़ करना है, उसके लिए सारे टेबल यूज़ करने थे, वो नहीं थे. इसलिए जो है ना मैंने ये चीज़ जस्ट एज इट इज़ ड्रा कर दी.
सो वो जैसे मेरे पास आएंगे, क्या नाम है, बुक आ गई है, तो वो मैं ये लेक्चर जो है इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको ब्रीफ कर दूंगा या वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वो मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगा। बहरहाल जस्ट गो, ये जो स्लाइड है डिटेलिंग वाली, इसको मैं बाद में डिस्क्राइब कर दूँगा जब ये बन जाएगी, उसके साथ में इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर, अभी मैं उनको स्किप कर दूँ। अब केस 2 में जो है एच जो है हमें 835 एच दिया गया है, हमने जो डेप्थ है वो फाइंड की हुई है। अब इसमें एच डेप्थ जो है 835 माइनस 75 दी गई है। आपको याद हो जिस तरह रिलेशन कहा था कि एच इज इक्वल टू डी प्लस 75 और डी माइनस डी प्लस 60, ये उसी केस में अब ये वहाँ से एच को हमारे पास गिवन है, अब हमने डी फाइंड कर दिया एच से गिवन एच से, क्लियर? वही रिलेशन से जहाँ पर जिसमें हम एच फाइंड करने के लिए ऐड कर रहे थे, सॉरी, अब डी फाइंड करने के लिए उसी से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एम यू जो हमने फाइंड किया है, अब ये केस अब क्या है, इसके लिए कैलकुलेट करें रो एंड एरिया ऑफ स्टील करना है। अब इसके लिए ये डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन टेबल यूज़ कर सकते हैं, कर्व्स और ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। अभी जस्ट इनके रिजल्ट्स मैं डिस्प्ले कर देता हूँ वहीं पे, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है, क्योंकि उसमें टेक्निक है उसको यूज़ करने, किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे प्रोसीड करना है टेबल में, जो आपको कि नाम है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन वाले टेबल पे प्रॉब्लम था, यहाँ उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको, इसलिए मैं उसको वो डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैं डाउनलोड करके नाम उसको स्कैन करके उसके बाद जो है प्रोसीड करूँगा उसके ऊपर। अब यही फार्मूला यूज़ करना है, यही फार्मूला जगह में था, यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, रो की वैल्यू आ जाएगी, फिर रो की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। अब फिर अगेन वही चीज़ के 4 नंबर 22 बार्स आ गई हैं इसके अंदर, ये कैसी आई हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। वो ही होता है यार, क्या हो गया तुझे, तो बिल्कुल ए बी सी भी पढ़ गया तू तो। ओके जी, यहाँ से एरिया ऑफ स्टील, क्या बात देख आप रहे हो क्या उससे, तो से हो ना आप, बाद में मिलता हूँ। ऐसी बात है। ओके जी, डिज़ाइन टेबल्स एंड डिज़ाइन कर्व्स सेम इज जी जनाब, डिज़ाइन टेबल से यूज़ करेंगे तो ये वाले रिजल्ट्स आएंगे। अब इसके ऊपर ईमान रख लें कि ये वाले रिजल्ट आएंगे, कैसे आएंगे वो मैं बाद में आपको टेबल्स ऐड करके बताऊंगा, ठीक है? अभी इस टेम्प्रेरी इसको जस्ट माइंड, आपको वो प्रोसेस समझ आ गया कि इससे वैल्यू फाइंड करनी है, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा, क्योंकि बुक नहीं थी मेरे पास, वो मैं नहीं कर सका। सिंपली ये डिज़ाइन कर्व्स के लिए ये वाला, ये डिज़ाइन कर्व्स किसे वैल्यू फाइंड हुई हैं, ये वैल्यूज जो हैं वो डिज़ाइन टेबल्स को यूज़ करके वैल्यूज फाइंड हुई हैं। अब इसके बाद जो रह जाता है वो है ट्रायल मेथड। अब ट्रायल मेथड में ये क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं ए की वैल्यू जो इक्विवेलेंट विट्री स्ट्रेस की डेप्थ होती है ए, उसको एज्यूम कर लेते हैं d/3 के ऊपर। इक्विवेलेंट विट्री स्ट्रेस की डेप्थ जो थी ए, हमने वो एज्यूम कर ली d/3। अब यहाँ से एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे इस फार्मूला से, यहाँ से एरिया ऑफ स्टील। अब एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने के बाद अब हमें ये वाला आ गया। अब हमने उस वक्त तक ट्रायल कंटिन्यू करने हैं जब तक एरिया ऑफ स्टील जो है क्लोजर ना आ जाए। ट्रायल मेथड में हमने उस वक्त तक ये एफर्ट कंटिन्यू करनी है जब तक ये चीज़ें क्लोजर ना हो जाए। अब उसके बाद अब हमने जो ये एरिया ऑफ स्टील आया है, इसी एरिया ऑफ स्टील को यूज़ करके हमने नई ए की वैल्यू फाइंड की है, जो पहले ए फाइंड कर, यस इसके सारे के सारे क्वेश्चन वही होते हैं जो बाबू ने कोड में से किए होते हैं। ऑल द क्वेश्चन बिलोंग टू दोस थिंग्स दैट कोड हैव राइट। आई डिड okay, this is standard. The standard is based on research and experiments. It's not like that you just assume, you just get something in your mind and you put it there. So it is legit, it is assumed. It is assumed, the code says assume this thing to this level. Like let's say we assume L/12 before. Yes, 8/12. Before that it
सो अब जो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील फाइंड किया वही एरिया ऑफ स्टील हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसी की बेस से नई ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब उस वैल्यू से दोबारा एरिया ऑफ स्टील फाइंड किया। अब ये वाला एरिया ऑफ स्टील यूज़ करेंगे, फिर दोबारा फाइंड करेंगे। ठीक हो गई बात। अब ये वाला एरिया ऑफ स्टील दोबारा यूज़ किया, यहाँ से नया एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर लिया। अब 2429 और ये दोनों क्लोजर हैं। ये दोनों जो एरियाज फाइंड किए हमने, दीज टू आर बिट क्लोजर। ठीक है, मैंने कहा फिर आप ही शिकायत करोगे सर बोर्ड के ऊपर करें। ये दोनों एरियाज क्लोजर हैं, इसलिए हम इसी ट्राई को जो लास्ट वाली वैल्यू है एरिया ऑफ स्टील 2429 इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी की बेस पे हम जो डिटेलिंग करेंगे, उसकी रीइंफोर्समेंट साइज कौन सी होगी, स्पेसिंग कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें इसकी बेस पे करेंगे। कम वैल्यू नहीं होगी, जहाँ पे आके दोनों क्लोज हो जाएंगे। जो लेटेस्ट वैल्यू हो, जो सबसे आखिर पे आप काम करेंगे वो वाली। अगर ये दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, ज़्यादा कम से बाद फिक्स वैल्यू नहीं है, आप अपनी जो है ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए इस पहले दो से ज़्यादा क्लोजर हैं या इन दो में डिफरेंस कम से कम है। अगर आप मजीद प्रिसाइज रिजल्ट करना चाहते हैं, यू कीप ऑन अनलेस यू गेट द इक्वल वन। देखिए मींस अगर आप समझ जाएंगे कि डिफरेंस ज़्यादा है, यू कैन गो फॉर अनदर ट्रायल, एक और ट्रायल कर लें। पर आप अल्टीमेटली आपके पास यू विल गेट अ ट्रायल के जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी, प्रीवियस की और नेक्स्ट की वैल्यू सेम आ जाएगी। आप वहाँ तक जाए तो गेट द मोर प्रिसाइज रिजल्ट, बट इवन देन दिस रिजल्ट्स आर इवन। अब सेम रेट है, उसकी बेस पे ये सारा कुछ कार्ड है इसका। केस 3 में एच जो है वो फिर रिस्ट्रिक्टेड है 9-10 mm, बट यहाँ पे ये क्या है, ट्रायल मेथड यूज़ करना है हमने। अब इसमें यहाँ से फिर दोबारा डे की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड की। अब ट्रायल 1 में क्या किया है, द सेम एज्यूम की वैल्यू ए करें, उससे एरिया ऑफ स्टील फाइंड करें, फिर जो एरिया ऑफ स्टील आया उसको यूज़ करके नया ट्रायल करें, वहाँ से एरिया ऑफ स्टील फाइंड करें, फिर उसके बाद जो है ट्रायल 3 करें। अब उसको इस्तेमाल करें, वहाँ पे आप ये एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू 2147 आ गई। 2147 2164 इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कम है। सो इसी वैल्यू को फाइनल वैल्यू लेके सिलेक्ट करके आगे इसकी वैल्यू फाइंड करें। जी जो लेटेस्ट होगा, जो सबसे आखिर पे आप काम करेंगे, जैसे ट्रायल 1 2 3 जो लास्ट ट्रायल होगा उसकी वैल्यू यूज करेंगे। ट्रायल क्यों कर रहे हैं? मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एसीआई की मेरे पास मेंबरशिप ली है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली जितने भी ट्रायल मेथड सबको रिमूव कर दें। जो एरिया, लेट्स सी आई रिपीट, दैट्स वेरी सीरियस, सॉरी आई वाज जस्ट जॉकिंग। सबसे पहले ट्रायल मेथड में आपके पास एच और डी लिखना है। आपने यहाँ पे ए अज्यूम करना है, we assume this a, this value of a is equal to d by 3. Clear? ये चीज सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये assume करना है, ये किस टेस्ट कवरेज टेस्ट डेप्थ आ रही है उसकी a is equal to d by 3, फर्स्ट स्टेप ये assume करना है। सर यहाँ पे आप लोगों ने assume किया अगर हम d by 2 d by 2 करना सर, मैं ट्राई नहीं किया, सी बात है, मैंने ट्राई नहीं किया। आप देखिए फॉर ट्राई करना तो कितना रिजल्ट्स क्या है, आई डिड ट्राई ऑनेस्टली मैं डिड ट्राई, आप ट्राई करना सकता है सर। केस 2 और केस 3 में एच और डी के में क्या फर्क है? मैंने कब कहा, मैंने डिस्कस तो नहीं किया, मैंने कहा ट्राई करना क्या रिजल्ट सही आते हैं कि नहीं। केस 2 और सर केस 2 और केस 3 में एच और डी में क्या फर्क है? मैं फर्क मूव करने लगा हूँ, जिस लेट मी एच जो है क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि दोनों में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है सर। क्यों एच एक जैसा होना चाहिए, दोनों में एच डिफरेंट है। केस 2 में एच और है, डी में डिफरेंट क्यों आ रहा है सर? लो जी एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि केस 2 और केस 3 में एच डिफरेंट क्यों है, किसी को पता है? केस 2 और केस 3 में एच डिफरेंट क्यों है? भाई मैं जान ये जो है
क्वेश्चन में एक मसला फॉर एग्जांपल दो आर्किटेक्ट हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जो मैंने बीम डिजाइन करना है उसकी डेप्थ इतनी है, दूसरा कह रहा है मेरे बीम की डिजाइन की डेप्थ इतनी है, तुमने दोनों डिजाइन करने। अब इनसे पूछो इन दोनों ने एक ही डेप्थ क्यों नहीं ली? इस गिवन इन क्वेश्चन। नहीं कोई मसला नहीं है। डिजाइन द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस। ऑप्शंस जो होती हैं वो सेम होती हैं क्या? ऑप्शंस जब सेम हो तो फिर वो ऑप्शन नहीं रहती। नहीं यार अभी समझ तो यार, अब मैंने इतनी मेहनत करके वापस आया। अगर यहाँ से जब आप ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, एच आपको गिवन है, डी आपने वही फार्मूला से फाइंड करना है। अब ए की वैल्यू एज्यूम कर ली, अब ए की वैल्यू की बेस पे आप एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। अब एरिया ऑफ स्टील आपने फाइंड कर लिया, अब ये ट्रायल 1 था। अब इसमें आपको नहीं श्योर कि यही एरिया ऑफ स्टील इस सेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं। यू विल गो फॉर द नेक्स्ट ट्रायल। फॉर द नेक्स्ट ट्रायल यू विल यूज द सेम एरिया ऑफ स्टील दैट यू डिटरमाइन इन ट्रायल 1। You will find the value of A. Then, based on that value, you will find the next area of steel. This is the second trial. Then you will check is the difference between first trial area and second trial area is reasonable or big. Reasonable means 10, 15, 20 is okay. 10, 15 square meter, like a bit value is okay. If it's very in hundreds, then it's not of course okay. So you will check if there is a big difference, then you will go for the next trial. For the next trial, you will use the area of steel in the second trial, previous trial, find the value of A and determine the value of the area of steel for the running trial. Then you compare the value of area of steel in the second trial and third trial. If even then the difference is big, then you will move for the next trial. And you will move for the next trial and you will keep on doing unless your 2 consecutive trials of area steel get a closer value. आप उस वक्त तक ये ट्रायल करते रहेंगे कि उनके क्लोजर रिजल्ट्स आ जाए। उस एरिया ऑफ स्टील की बेस पे फिर उसके बाद डिटेलिंग करेंगे। क्लियर? सर मुझे समझ आ गया, इसलिए एरिया कम है ताकि सर एक्सपेंसिव ना हो जाए और सीधा में एडजस्ट ओके जी। अब इसमें जो चीज मिसिंग है अभी तक जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि एरिया स्टील से आगे रीइंफोर्समेंट साइड तक सेट कर दें, उनकी स्पेसिफिक सेट कर दिए, 1 लेयर या 2 लेयर में कैसे जाना उनको ये चीजें, और उसके बाद बार बैंड स्केलिंग में रिलैक्सिंग करो, बार बैंड स्केलिंग में रिलैक्सिंग करो। ये 4-5 चीजें हैं नीचे में शायद नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा या फिर वीडियो में करूंगा। वो सब लेक्चर में whatever the case is, but I will try for the lecture. I will try the lecture because there are better communication with sequence using फिर हमारे ये lecture की वीडियो बना के भेजना but नहीं I will try this. So this is for all today. CS attendance please. CS attendance please. लैब के लिए 11:30 हो गए, 12 बजे तक घूम फिर ले, फ्रेश हो जाए, बन के 1 बजे तक फ्रेश 12 बजे ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 5 ग्रुप नंबर 5 12 बजे लैब में पहुंचे, सारे के सारे जो ग्रुप लीडर्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं विद असिस्टेंट डायरेक्टली लैब में पहुंचे। कौन से लेंगे सर? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 5 इनके आधा घंटे के बाद यानी कि 12:30 से 12:45 तक ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 प्रवेश करें।
भी जाती है। यार मेरी बात सुनो, यार आप परेशान नहीं हो, किसी एक से स्टार्ट करना पड़ता है, किसी एक से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टाइम में ग्रुप की सबसे पहले रहेगा, ग्रुप 1 5 सबसे पे चलेंगे। परेशान यार आप इस चीज का मुझे नहीं समझाएंगे कौन सा ग्रुप पहले क्यों है। अगर किसी का वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ही पर्सनली कैन टॉक टू मी। डोंट क्लेम कि कौन सा ग्रुप पहले लेके आए, किसको बाद में लेके आए, किसने कैसे। आई हैव टू डिसाइड दिस थिंग। सर if you have something genuine problem, you can just raise it, sir. And don't speak on the behalf of the whole group. Just one person speak to me, it's no problem. लैब कहाँ है? मुझे कैट कैंप का सेंटर है, वो एक हाल के पास कैट कैंप के सेंटर के अपोजिट एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। सर बीसी आपके पीछे सर बायोटेक की तरफ जी रावश सर मुझे सर तीसरा ग्रुप है सर तीसरा ग्रुप सर 1 और 5 2 गए 2 4 भी हो गए तीसरा सबसे खा के देख रहा हूं, मैंने शोर कर रहा था, बोल रहा था कि नोट करो। और हाँ यार एक चीज याद आ गई मुझे, मैंने ईमेल की थी कि यार किसी ने कोई गिफ्ट वगैरह लेने कोई चीज मंगवानी है तो बता दें। बैठे यार बैठे जरा, गिफ्ट आ गई है, बैठो बैठो, गिफ्ट आ गई है भाई, गिफ्ट आ गई है। बैठो है बैठ हमारे लिए नहीं है इसमें ये है कि कुछ लोगों ने पता नहीं आपकी क्लास या दूसरी क्लास में से कुछ लोगों ने वैसे ही कहा सर कोई मसला नहीं, थैंक यू। यार चॉकलेट तो यार मॉकलेट में मिली नहीं गई, वैसे मैं भी मॉकलेट लेके आना चाहता था। तो इसलिए और फिर उसके बाद कोई भी चीज खाने वाले नहीं लेके आया। किसी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, किसी बंदे ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, सिर्फ तो किसी ने कहा था सर एजाज चीमा की ऑटोग्राफ ले, मुझे पता नहीं बंदा कौन है। I know that man, but मेरा कोई रिलेशन नहीं है उससे। और इसने बात आई गॉट कि इसने कोई बात नहीं थी की थी, लेकिन इसने ऐसे ही कह दिया सर मैंने आपको चीज बताई थी वो याद है, इसने एक्चुअली बताया मुझे कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहता है ना कि डिसेंट रिप्लाई करने के लिए जो होता है ना, कम्युनिकेशन डिसेंट करने के लिए मैंने बड़ा मौसम दिल से बात की यार, मैं तो मुझे दोबारा बता दो, मैं लेता हूँ अपोलोजाइज किया, लेकिन इसने बताया कुछ नहीं था पहले से। और फिर बाद में से पूछा भी, इससे बाद में पूछा कि बता दो क्या चीज़, और इसने आखिर जाके रिप्लाई किया था कि सारे कुछ सिंगापुरियन गिफ्ट लेके आए हमारे लिए। अब सिंगापुर से तो मैं भी नहीं आ रहा था, सिंगापुर से जो मेरे पास पुरानी चीज़ पड़ी हुई थी मैं वही उठा के ले आया। अब मुझे ये बताएं वो चीज़ इस बंदे को सूट नहीं करती। तेरी बात याद है तुझे प्रश्न दे आज एक तो ये कि NUS की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की डायरी है। अब ये कौन बंदा लेगा, वैसे मांगी इसने, वो बंदा है कैसे? थैंक यू सर। एक तो ये NUS की डायरी है, इंटरेस्टिंग थी। मैं कल अभी रात में सुबह आज मैंने चेक किया, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर एशिया में दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आ गई है, और उसकी जो फैकल्टी है एशिया में पहले नंबर पे है। दैट्स रियली अमेजिंग थिंग। और करंसी में मेरे पास यार उनके ठीक पे पड़े हुए हैं। अब मुझे देखने में सबसे छोटा कौन सा है? थैंक यू वेरी मच सर। मैंने बड़े इकट्ठे करके रखे हुए हैं। नहीं, और मैं इसकी वैल्यू भी बताता हूँ, गिफ्ट की वैल्यू क्या होती है। वैसे मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही कभी किसी ने दिया, ना कभी किसी को दिया, लेकिन एक दो बार ये मुझे एक बार था अकेडमी में गया वापस डिग्री के बाद, तो दो बच्चों ने, एक ने मुझे टॉफी दी
और उसने मेरे से ये प्रॉमिस लिया था कि सर आपने ये संभाल के रखना गिफ्ट मेरा दी उसने टॉफी। मैंने कहा यार ये तो खराब हो जाएगी, अब मैं इसको क्या संभालूं। मैं वो टॉफी खाई लेकिन मेरा गला खराब हो गया उसी दिन। लेकिन ये कि उसका मैंने रैपर संभाल के रखा और अभी तक बड़े तकरीबन 3 साल हो गए मेरे घर, 2-3 साल। और एक और बच्चे ने ये कौन सा वाला बोला और एक ने कुछ एक पेड़ के कुछ शेर लिख के दिए थे मुझे, बहुत सारी चीजें मैंने फाड़ रख दी, बस जो उसका नाम था सिर्फ उतना सा मैंने रखा। मैंने कहा पता नहीं कौन सी नाम शेर कहते हैं मुझे नहीं। ओके बहरहाल ये सारी चीजें थी। अगर फिर भी नेक्स्ट टाइम मैं जब चाहूँ किसी को कोई इंटरेस्टिंग चीज पता हो तो ये ना कहना सर खंजर ले आना वहाँ से, वो मैं नहीं लेके आऊंगा। सर्वे से आपने आपके लिए नहीं सेट आ सकते हैं समाज में। सर सैलरी बिल बना के चले जाइए उसी के हिसाब से सैलरी बता के चले जाइए। पहला तो वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस क्लास। अभी नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह। एक मिनट है जी यार, ये ऑफिस में चलते हैं, इसको मैनेज करते हैं सारी स्टैंडर्ड्स को। ये अटेंडेंस भी पकड़ लो इससे, आज वाली भी अटेंडेंस से पकड़ लो। सर सेकंड ग्रुप किस टाइम है सर? सर वैसे आपकी खास चीज़ क्या है सर? वही जो मैंने खंजर बताए हैं, खंजर है सर, छुरियाँ चाकू। सही है सर। नहीं यार सर कह रहा है कि वीडियो अपलोड करवा निकाल दे, ले जाओ आप। ये इधर दे आप ले जाओ आज, आप थोड़ा अपने कर लो, जो कुछ भी करना है मैं कल यूज़ करूँगा। ए अर्जन नहीं वीकेंड में नहीं, वीकेंड में नहीं, मैंने खुद काम करना है ये।